Regarding the first program in C++. Even though we have done the basics, so we are moving toward this. जब हम फर्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं हेडर फाइल्स की, यानी कि हमें शुरू में एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ता है #include iostream.h. Now why iostream.h? Because iostream में जो दो मेन फाइल्स वर्क करती हैं उनमें एक रहता है cout और एक रहता है cin. ये दोनों ही iostream के पार्ट्स हैं, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल के अंदर रहती है. ओके, तो इसलिए इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. देन आफ्टर वी हैव void main, और वी कैन राइट int main. इन द केस ऑफ C++ वी ऑलवेज राइट int main. ये भी मैं डिस्कस करूँगा जब हम फंक्शंस में आएंगे. देन आई विल डिस्कस इन डेप्थ कि क्यों int और void लगाया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने int main लिखा, तो what this signifying? This is the beginning of the program. This is the beginning of the program. ये हमें बताएगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. ओके, देयर आफ्टर वी नीड बॉडी ऑफ मेन. और जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग में हम किसी की बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इस तरह मेंशन की जाती है. और जब भी कोई स्टेटमेंट के बाद हम बॉडी लिख रहे हों तो उस स्टेटमेंट को एंड नहीं किया जाता सेमीकोलन से. हेडर फाइल्स और जनरली आपकी बॉडीज़ ये कभी भी सेमीकोलन से एंड नहीं की जाती है. नाउ वी वांट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन. वी कैन राइट cout hello welcome. आई एम जस्ट राइटिंग दिस. ओके, तो इससे मैंने क्या लिखा कि मैंने एक प्रोग्रामिंग में लाइन लिखी cout hello welcome, एंड इसको हमें एग्जीक्यूट करना है. अब ये सारा काम करने के लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? अब जब कंपाइलर्स की बात आती है, कंपाइलर्स बहुत टाइप के मार्केट में आएंगे. NC कंपाइलर होगा, विजुअल C होगा, विजुअल कोड पे काम हो जाता है, राइट? उसके अलावा आपके पास टर्बो C, द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाइलर्स. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे IDE ऐप्स हैं जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, जिन पे आप ये सारा काम कर सकते हो. सिर्फ इनका वे काम करने का डिफरेंट होगा, लेकिन जो कोडिंग सिंटेक्स और कोर सिंटेक्स होंगे वो सेम रहेंगे. थोड़ा बहुत आपको अल्टरनेट्स दिखेंगे, बाकी डिट्टो सेम रहेगा. ओके, कुछ नई एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं रखी होंगी जो हम हेडर फाइल्स के साथ लगाते हैं ताकि आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े ना. कुछ ने ये .h भी लगाना मना कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी. हम जिस पे काम करने वाले हैं वो है टर्बो C. ओके, इस पे अभी हम काम करने वाले हैं. इफ़ यू आर इनटू 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल टर्बो C फॉर 64-bit. तो जैसे हम यहाँ पे टर्बो C लिखेंगे, सो वी हैव दिस विंडो हियर. सो व्हेन वी क्लिक ओवर इट, it will be available to you. Now wait a second, I will share that screen with you. I think it's now visible. Yes, sir. तो जब भी हम कंपाइलर की बात करते हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाइलर फॉर C, एंड दैट इज़ टर्बो C कंपाइलर. जब हम इस कंपाइलर को देखेंगे तो इस पर बहुत सारे मेन्यूज़ जो हैं, ऊपर बहुत सारे मेन्यूज़ लिखे जाते हैं, और इन मेन्यूज़ में फर्स्ट लेटर जो है वो रेड से सिग्निफाई किया गया है. इसका मतलब ये है कि ये सारे मेन्यू ऑल्ट के साथ भी चल सकते हैं. आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट की रहती है, और अगर मुझे फाइल मेन्यू खोलना है तो फाइल का F रेड है, तो ऑल्ट के साथ F प्रेस करते ही ये मेन्यू खुल जाएगा. इतना ही नहीं, जो इसके आगे मेन्यूज़ हैं वो भी कोई ना कोई लेटर उनका रेड से लिखा गया है. तो यानी कि अगर मुझे न्यू ओपन करना है तो न्यू का N रेड है, तो मैं सिर्फ कीबोर्ड से अब N प्रेस करूँगा तो मेरा न्यू विंडो ओपन हो जाएगा. सिमिलरली आई कैन डू द सेम प्रोसेस until or unless I got the blank window. So this is my blank window now, right? इसको मुझे स्क्रीन पे फुल साइज़ में लाना है. नीचे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस स्क्रीन के नीचे दी जाती हैं, जिसमें आप मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं F10 से, मेक, कंपाइल, ओपन, सेव और
हेल्प नाम की कई सारी ऑप्शन है। हमें इस स्क्रीन को बड़ा करना है क्योंकि इसमें जो है वो स्क्रीन फुल नहीं नज़र आ रही है। तो बड़ा करने के दो वेज होते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे आपको ये एरो दिखेगा जिसको मैक्सिमाइज एरो भी कहा जाता है, जिससे फुल हो जाती है और जिससे मिनिमाइज की जाती है। इसके लेफ़्ट पे ये जो ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप, ये क्लोज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी को प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए। नीचे ये जो ये विंडो दिख रही है आपको, ग्रैनुलर सी विंडो, ये यूज़ की जाती है जब कोई हमें आउटपुट, जब कोई हमें एरर मैसेज कुछ ऐसा आएगा तो ये नीचे इस विंडो में नज़र आएगा। तो हमें ये फुल स्क्रीन चाहिए तो हमारे पास ऊपर एक मेन्यू भी दिखता है इस तरह का जिसका नाम है विंडो मेन्यू। तो इसमें लिखा है जूम करने के लिए, अगर आप जूम करना चाहते हो तो यू कैन प्रेस F5, तो इससे भी ये काम हो जाएगा। आपके कीबोर्ड पे आप F5 की दबाएंगे तो उससे भी ये काम चल पड़ेगा, राइट। अब हमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोग्राम के बारे में, और जब आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सबसे पहले सेव कीजिए अपने प्रोग्राम को रेदर देन टाइपिंग। तो सबसे पहले सेव करने के लिए नीचे आप ऑप्शन दे सकते हैं, हमारे पास F2 ऑप्शन रहती है। आप F2 कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, सेव की विंडो खुल जाएगी। अब आप यहाँ पे सेविंग करने वाले हैं। सेव हो कहाँ रहा है तो नीचे आपको पूरा एड्रेस देता है। सी में TC में बिन नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर इस नाम से फाइल सेव होगी। बिकॉज मैं C++ में काम कर रहा हूँ तो मैं इस नेम को हटा दूंगा और इस नेम की जगह कोई नया नेम दूंगा, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम। नेम में आप छोटा बड़ा लेटर किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम लिखेंगे .cpp। कहाँ सेव हो रहा है अब ये TC में बिन नाम के फोल्डर के अंदर, C ड्राइव के अंदर मेरे सेव हो रहा है। तो अब हमने ओके प्रेस किया, ये अब प्रोग्राम सेविंग में चला गया, ठीक है। अभी तक अगर हम इसको कंपाइल करने, सबसे पहले हमारा ज़रूरत क्या होता है, कंपाइल करना। नीचे आपको कंपाइल दिख रहा है। कंपाइल क्या करेगा, इस प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में बदल देगा। दूसरा, कोई आपने गलती की होगी उसको पकड़ेगा। तो अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं, सो इफ यू डू Alt F9 देयर इज नथिंग टू डू अबाउट इट, देयर इज जस्ट ए सिंगल लाइन, दैट इज माई कर्सर इज हाईलाइटिंग। नीचे 1 by 1 लिखा है, दैट मीन्स आई एम इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओनली। अगर मैं अपना कर्सर आगे बढ़ाऊंगा तो कॉलम वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ ए टेबल, ओके। तो अब हम यहाँ पे बिगिनिंग करते हैं, हमेशा अपने प्रोग्राम के बारे में लिखते। तो सबसे पहले आप यूज़ करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होते हैं, यानी कि आप इसको प्रोग्राम में लिखेंगे ज़रूर लेकिन प्रोग्रामिंग में ये काउंट नहीं होंगे। यानी कि ये सिर्फ यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के बारे में, प्रोग्राम के बारे में समझने के लिए, ठीक है। आप किसी को समझाना चाहते हो कि ये लाइन मेरी क्या कर रही है या इस लाइन का क्या बेनिफिट है इसमें यूज़ करने का, तो आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम का टाइटल लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप एक लाइन का कमेंट लिख रहे हैं तब डबल स्लैश से, डबल फॉरवर्ड स्लैश से ये काम किया जाता है। अगर आप एक पैरा, बहुत बड़ा पैरा लिखने वाले हैं इसके ऊपर, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट जो है वो ऊपर तक ही काम करेगा। अब कलर ये बता रहा है कि ये कमेंट है, लेकिन जैसे मैं नीचे लिखूंगा तो इसका कलर डिफरेंट हो गया, तो ये बता रहा है कि ये कमेंट का पार्ट नहीं, क्योंकि ये डबल स्लैश से सिर्फ एक सिंगल लाइन कमेंट ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कुछ लिखना है प्रोग्रामिंग के बारे में तो देयर इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो आप उसको फॉरवर्ड स्लैश *6 सिंबल से स्टार्ट करेंगे और *6 फॉरवर्ड स्लैश से ख़त्म करें। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सब कमेंट माना जाएगा, क्योंकि आप मल्टी लाइन्स में कमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल तो हम जो लिखने वाले हैं वो है प्रोग्राम के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोग्राम टू से हेलो इन C++। ओके, आई एम जस्ट सेविंग इट बाय प्रेसिंग F2 अगेन, ओके। तो अब इस प्रोग्राम के टाइटल लिखने का बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई सेकंड पर्सन भी आएगा या आप भी कल को ये प्रोग्राम खोले, लेट अस सपोज यू सेव्ड इट विद ABCD समथिंग, आप भी कल को इसको प्रोग्राम को दोबारा ओपन करोगे तो आप टाइटल से समझ जाओगे कि प्रोग्राम मैंने किसके लिए बनाया हुआ था, किस चीज़ के लिए इसको बिल्ड किया गया, ठीक है, कौन सी डेट को बनाया, ईयर को बनाया, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स आप बता सकते हैं। अब सबसे पहला जो हिस्सा हमारे पास प्रोग्रामिंग में रहता है वो रहता है अपने प्रोग्राम को लिंक करना, दैट इज़ लिंकिंग सेक्शन, दैट इज़ हैश इंक्लूड, और हम यहाँ पे उन फाइल का नाम लिखते हैं जिसके साथ हमें इससे रिलेट करना है। वी वांट टू अटैच दिस प्रोग्राम
विद दिस फाइल। अब हैश लिखने का क्या बेनिफिट हुआ, ये प्रोग्राम अभी ही जुड़ चुका है, यानी कि हैश को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, यानी कि ये प्रोग्राम मेरे रन होने से पहले, कंपाइल होने से पहले ही जुड़ चुका है। जैसे मैंने इसको हैश इंक्लूड iostream.h लिखा, तो iostream.h के अंदर जो भी किसी की कोडिंग पड़ी है वो सब इस प्रोग्राम में उठ के आ गई। चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि ऐसा इसके अंदर पड़ा क्या है। तो इसको देखने के लिए हम इस पाथ पे पहुंचते हैं जिसका नाम है include and iostream.h। अब ये इंक्लूड फाइल्स होंगी कहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा इंक्लूड फोल्डर कहाँ है, ये मेरी iostream कहाँ पड़ी है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में यहाँ पे एक ऑप्शंस विंडो रहती है। इसके अंदर अगर हम ये डायरेक्टरीज देखें, डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स देखें, जिन फोल्डर्स से ये काम कर रहा है, तो आपको पता चलेगा सी ड्राइव के अंदर एक टीसी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है इंक्लूड नेम का। तो ये जो है ये सी ड्राइव के अंदर से सारा काम चल रहा है। आप समझ रहे हो ये चीज? यस। ठीक है, तो हम अब अपनी सी ड्राइव को ओपन करते हैं। सो लेट अस मूव टू सी ड्राइव। दिस इज योर दिस पीसी जिससे आप माई पीसी ओपन करते हैं, दिस इज योर सी ड्राइव। इसके अंदर आपको ये टर्बो C4 नाम का फोल्डर नजर आएगा, दिस इज टर्बो C4। इसको ओपन करते हैं। देयर इज ए फोल्डर नेम्ड TC, ठीक है, दिस इज ए फोल्डर नेम्ड TC। अगर हम इसको ओपन करें, सो हियर वी हैव ऑल द फोल्डर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वन इज बिन, जिसके अंदर हमारा वो प्रोग्राम सेव हो रहा था जिसका नाम था माई प्रोग्राम, माई फाइल, माई फर्स्ट प्रोग्राम। यू कैन सी माई फर्स्ट प्रोग्राम .c, ये वही प्रोग्राम है जो अभी हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको राइट क्लिक करके अगर मैं एडिट करके दिखाऊंगा तो आपको शायद ये नज़र आएगा कि ये वही प्रोग्राम है जो अभी हम टाइप कर रहे थे। अभी हमने सेव नहीं किया तो इसमें खाली नज़र आ रहा है। ठीक है, इंक्लूड इज द अनदर फोल्डर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। और इंक्लूड में जनरली क्या रहता है, हेडर फाइल्स रहते हैं। सो लेट अस ओपन इंक्लूड। तो इसके अंदर आपको सभी हेडर फाइल्स नज़र आएंगी जो आप C या C++ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें एक हेडर फाइल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो थी iostream.h। अब इसका नाम मैं चेंज करके अपने नाम से भी रख सकता हूँ और उसी को मैं प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इन सभी हेडर फाइल्स को कुछ ना कुछ नेम दिए गए हैं और वो इनके पर्पस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब iostream.h को एडिट करें तो इसके अंदर आपको इसकी कोडिंग नज़र आएगी जिसमें बहुत सारी कोडिंग, बहुत सारी चीज़ों की गई है। और हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इसके अंदर कोडिंग cin की गई है और cin इसके अंदर डिस्क्राइब्ड है। यू कैन सी एक्सटर्न iostream विद द साइन cin। ठीक है, इसी के अंदर cout की कोडिंग की गई है और इसके अंदर वो असाइंड है। ओके, सो दीज आर डिक्लेयर्ड विद इन योर दीज हेडर फाइल्स। अब इतनी बड़ी फाइल को अगर आपको पहले अगर कोडिंग करनी पड़ती cin cout की, सो मे बी यू नीड टू टाइप इन दिस वे, पहले cin cout की कोडिंग करते फिर सारा काम करते, लेकिन ये सारा काम वो पहले कर चुके। राइट, आपको बस ये फाइल को अपने कंपाइलर के साथ जोड़ना है तो आपका cin cout काम करना शुरू कर देगा। तो अब हम देखें अपने कंपाइलर के अंदर जाके, वी नीड टू मैक्सिमाइज इट, दैट इज़ विद ऑल्ट एंटर। तो हम अपने कंपाइलर में जाते हैं। तो हमने अभी तक जो शॉर्टकट्स किए वो भी मैं आपको साथ में समराइज कर देता हूँ। हमने एक शॉर्टकट कहा कि हम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं F2, जूम करने के लिए यूज़ करते हैं F5, जूम यानी कि मैक्सिमाइज। क्लोज अगर आपको करना है अपना प्रोग्राम तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट F3। देखो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे मेन्यूज़ ऊपर बने हुए हैं, किसी भी मेन्यू में जाओगे आपको शॉर्टकट्स अवेल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा तो मुझे अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। आई वॉन्ट टू सी दिस कि क्या मेरे वो हेडर फाइल, क्या ये जो iostream.h है, क्या मेरे प्रोग्राम में अटैच होगी या नहीं। ठीक है, तो अभी तक मैंने कहा था कि अगर हम ये हेडर फाइल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये फाइल उसके साथ अटैच हो चुकी है। तो लेट अस कंपाइल दिस विद ऑल्ट F9। तो जैसे मैंने कंपाइल किया, यू कैन लुक एट द लाइंस कंपाइल्ड। कितनी लाइनें कंपाइल हुई हैं? 886, और वार्निंग 0 है, एरर भी 0 है। टोटल मेमोरी अभी तक अवेलेबल मेरे पास नीचे शो हो रही है। ठीक है, ओके। तो अब हमने कंपाइल किया तो ये .cpp फाइल थी, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये एक ऑब्जेक्ट फाइल भी बन जाएगी। यानी कि कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में बदल रहे हैं। तो हमने जब ये iostream.h लिखा तो कितनी लाइनें आ गई इस प्रोग्राम के अंदर? 886। अब हम तो इस वक्त 9th लाइन पे हैं, तो इसका मतलब है 886 में से अगर आप 9 माइनस कर देंगे सो यू विल गेट अबाउट 879 लाइन्स हमारे पास वहाँ से उठ के आई है। यानी कि iostream.h फाइल मेरी उठ के इस प्रोग्राम में एम्बेड हो गई, इस प्रोग्राम में जुड़ गई। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है मेन सेक्शन। वैसे सब प्रोग्रामिंग भी रहता है पर अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। मेन को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इंट मेन, राइट, क्योंकि अब इसकी बॉडी होती है तो इसीलिए इसको सेमीकोलन से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टाइप ओनली इन दिस वे लाइक इंट में, एंड देन वी नीड टू यूज़ द फंक्शन टू प्रिंट आउटपुट। अब हम आउटपुट यानी कि स्क्रीन के ऊपर हम कुछ आउटपुट लाना चाहते हैं। मैंने कहा था हमारी प्रोग्रामिंग के दो ही पर्पस होते हैं, एक इनपुट लेना और दूसरा आउटपुट देना। अब अगर हम स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट चाहते हैं तो हम जनरली यूज़ करते हैं सी आउट स्टेटमेंट का, सी आउट इनबिल्ट स्टेटमेंट का, और इसके साथ कास्केडिंग सिंबल लगा के हम अपना मैसेज लिखते हैं, हेलो आई एम इन C++। इस तरह मैंने एक मैसेज लिखा। ओके, वी नीड टू सेव दिस, यस, एंड देन जब हमने इसको सेव कर लिया, अब ये अपडेट हो गया। अब नीड टू कंपाइल दिस अगेन, सो लेट्स कंपाइल दिस अगेन। सो अब लाइन थोड़ी सी बढ़ गई, 893 होगी क्योंकि मैंने 2-3 लाइनें और लिख दी। अब उसने एक वार्निंग दी है यहाँ पे, देयर इज़ अ वार्निंग हियर, और उस वार्निंग को रीड करना बहुत ज़रूरी है। वार्निंग में लिखा है फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। यस, जब हम किसी फंक्शन के साथ कुछ लिखते हैं इंट समथिंग, तो उसकी बॉडी में उसको कुछ रिटर्न करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे वो मांग रहा है रिटर्न करो कोई भी इंटीज़र। तो आप यहाँ पे 1 लिखो, 123 लिखो, ये लिखो, ये सब इंटीजर्स हैं। तो हम यहाँ पे जनरली रिटर्न 1 लिख देते हैं क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसके साथ बॉडी नहीं है, तो इसको सेमीकोलन से बंद करना ज़रूरी है। जिस स्टेटमेंट के बाद ये बॉडी रहेगी उसको सेमीकोलन से बंद करना ज़रूरी नहीं है। सो अब इसको हम रिकम्पाइल करते हैं। सो देयर इज़ नो वार्निंग, देयर इज़ नो एरर। तो अब हम इसको रन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो रन करने के लिए हमारे पास ऊपर आप ये रन विंडो देखोगे, रन मेन्यू, तो यहाँ पे देखिए ये रन का ऑप्शन रहता है, कंट्रोल F9। सो अगर आप रन एंड कंपाइल इकट्ठा ही करना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली डू रन। आप सीधा ही यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 टू रन दिस। डिफरेंट कंपाइलर्स में टेक्निक डिफरेंट हो सकती है। टर्बो सी में कंट्रोल F9 यू विल यूज़। सो कंट्रोल F9 विल रन योर प्रोग्राम। सो हमने यहाँ से रन कर दिया, सो इट इज़ रनिंग राइट नाउ। ओके, लेकिन रन होके हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रही, यानी कि जो आउटपुट आनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही, बिकॉज हमने ये सीखा था कि C++ जो है या C जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह फास्ट एग्जीक्यूट होती है। यानी कि आपकी आई ब्लिंक होने से पहले आउटपुट नज़र आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। तो इतनी जल्दी आउटपुट को हम देखें कैसे? तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव इसके प्रोग्रामिंग में रखे गए। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर आउटपुट आने वाली है वो एक ब्लैंक स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन भी कहते हैं उसको, और वो भी एक विंडो है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू बना रहता है, विंडो मेन्यू। अब हमें ये समझना है कि हमारी जो आउटपुट है वो कहाँ आएगी। जनरली जो आउटपुट है वो हमें लगता है कि इस विंडो पे नज़र आएगी। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो आउटपुट नज़र आ रही है ऊपर ही एक विंडो में, जो 2 बार लिखा गया है, हेलो आई एम इन C++, हेलो आई एम इन C++। ठीक है, वन वे इज टू चेक दिस। अनदर थिंग इज कि जो हमारी आउटपुट आती है उसको हम कंसोल बोलते हैं या यूज़र स्क्रीन बोलते हैं। तो हमारी आउटपुट यहाँ नज़र आती है यूज़र स्क्रीन पे। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वो फुल स्क्रीन आउटपुट नज़र आ रही है कि हमने 2 बार प्रोग्राम को रन किया तो 2 बार वहाँ पे ये नज़र आया। अब इस विंडो को खोलने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया गया था कि हम Alt F5 यूज़ कर सकते हैं ताकि हम आउटपुट देख सकें। तो अगर आपको यूज़र स्क्रीन देखनी है तो आप किसी भी वक्त अपने प्रोग्राम में Alt + F5 का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप आउटपुट देख सकें। ठीक है, सो इफ़ यू क्लिक Alt F5 यू कैन चेक आउटपुट एनी टाइम whenever you want. Now this is 2 times output, we need it only 1 time because हम रन कर रहे हैं तो पुरानी आउटपुट भी वही रह रही है, नई आउटपुट भी वही रह रही है। तो इसके लिए आपके C और C++ में एक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है क्लियर स्क्रीन, जो ये काम करता है कि जो भी स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं यूज़ कहाँ करूँ?
आउटपुट आने के बाद भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि इसको मैं इस स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जो भी आउटपुट है वो भी साथ ही साफ हो जाए, तो मुझे तो स्क्रीन पे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी आउटपुट आने से पहले क्लियर स्क्रीन हो जाए, स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हमने क्लियर स्क्रीन उससे पहले लगाना है। अब हमें जनरली ये नहीं पता होता कि हमने क्लियर स्क्रीन लगाया, क्या ये आईओ स्ट्रीम का पार्ट है, क्या ये इसी हेडर फाइल के अंदर लिखा जाता है, या इसके लिए कोई और हेडर फाइल चाहिए। सो लेट अस चेक दिस। इसके लिए आप कर्सर जो है वो उस स्टेटमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बीच में रखेंगे और हेल्प मेन्यू पे जाएंगे और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा टॉपिक सर्च। अगर आप इस टॉपिक सर्च पे प्रेस करेंगे यू विल गेट क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट मोड विंडो, एंड यू विल चेक इट कि किस हेडर फाइल के अंदर आता है, conio.h के अंदर आता है। अब conio.h क्या है? हम जो आउटपुट आते हैं स्क्रीन पे उसको कंसोल कहते हैं। तो कंसोल के ऊपर ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं जो इनपुट या आउटपुट का काम करते हैं उनको conio.h में रखा जाता है। क्लियर स्क्रीन कंसोल को क्लियर करता है, राइट? इट यूज टू क्लियर द कंसोल, क्लियर द कंसोल। तो जब कंसोल को क्लियर करता है या यूजर स्क्रीन को क्लियर करता है तो इसीलिए इसको console.io में रखा जाता है। तो हमें जब भी ऐसा कोई नया फंक्शन बीच में एम्बेड करना है तो उसकी हेडर फाइल को भी साथ में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन conio.h में पड़ी है। अब जैसे ही मैंने ये हेडर फाइल बीच में लगाई तो एज आई सेड, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, वो फिर से नए शामिल कर लेगा। So let us compile this, and now you can see 1044 lines are being compiled because अब conio.h की भी वो सारी definitions उठा लाया है। Okay, so let us run this again. Control F9. So it's run now. अब हमें आउटपुट देखनी है, Alt F5. So you can see now the output is for one time. अगर मैं इसको 50 बार भी रन करूँगा तो भी मेरे पास आउटपुट जो है वो एक बार ही नज़र आएगी, बिकॉज वो ओल्ड आउटपुट्स को क्लियर करता जा रहा है और न्यू आउटपुट्स को वहाँ पे रखता जा रहा है। ठीक है, क्या इन हेडर फाइल्स में एक ही फंक्शन है क्लियर स्क्रीन? नहीं, इनके अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पड़े रहते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब क्या conio.h के अंदर कितने ऐसे फंक्शंस हैं? तो हम सेम जो हमने क्लियर स्क्रीन के साथ किया था, हम conio.h के बीच में अपना कर्सर रखेंगे, हेल्प पे जाएंगे, Alt H will help एंड टॉपिक सर्च विल बी T। तो टॉपिक सर्च में आप देखेंगे conio.h के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं जो आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्लिंक है, कलर्स है, चाहे वो आपका यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, चाहे वो getch है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज़ किया। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. Yes, sir. सो जो ये हमारी हुई वो 2 बार प्रिंट हुई क्यों थी? लिखी तो हमने एक ही बार सी। बच्चे जब फर्स्ट टाइम आपने रन किया उसको, सो व्हाट हैपन कि उसने ये प्रिंट किया हेलो आई एम इन C++, तो वो उस स्क्रीन पर चली गई। वो जो स्क्रीन है वो एक कंसोल स्क्रीन है जहाँ से आउटपुट ऐसे क्लियर नहीं होती है। सेकेंड टाइम जब आपने रन किया तो प्रीवियस आउटपुट अभी वहीं पड़ी हुई थी और अगली आउटपुट उसके साथ अपेंड होती जाती है। ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट मोड विंडो है, वो उसको कभी ब्लैंक नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, वो बिना कमांड के क्लियर नहीं होती। सर मतलब अगर इसे बार-बार हम रन करते रहते तो वो ऑलरेडी इंक्रीज होता रहता है। यस यस, नो लेट्स चेक दिस। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। विल रन दिस वन टाइम, ओके, अगेन वन टाइम, अगेन एंड अगेन। कितनी बार रन किया हमने? 4 टाइम्स। सो लेट अस चेक आउटपुट। ओके, अब इसने क्लियर स्क्रीन रीबिल्ड कर दिया। वेट अ सेकंड, हम इसको रीबिल्ड नहीं करते हैं। लेट्स रन दिस and this again, again. So let us check output. So what happen? जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करता जाऊंगा उतनी बार वो आउटपुट साथ साथ जुड़ती चली जाएगी। क्लियर आर्ची? यस सर। ओके, आई थिंक सर रिटर्न 1 की जगह हम रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? एनी इंटीजर यू कैन राइट, एनी इंटीजर यू कैन राइट। बेसिकली प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ तक रन हुआ है या नहीं। अब ये इस तरह हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पे एक स्टार्ट लाइन रखी और आपने यहाँ पे कैंडिडेट को कहा कि आपको भागना है,
और आपको भाग के फिनिश लाइन तक पहुंचना है। अब आप स्टार्ट लाइन पे ये वेट कर रहे हो कि वो फिनिश से वापस आएगा आपकी तरफ को। अब वो पर्सन यहाँ से भागा, आर यू श्योर कि वो फिनिश तक गया होगा? वो हो सकता है वो यहीं से वापस आ जाए आपके पास। यू आर नॉट श्योर कि वो फिनिश तक जाएगा। सो आपको फिनिश पे कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा जिससे आपको ये सिग्निफाई हो। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक टोकन टाइप रख दिया, या एक ऐसा क्लोथ रख दिया, या कुछ ऐसी बॉल रख दी कि जब आप फिनिश पे पहुँचोगे तो इस टोकन को उठा के वापस ले आना अपने साथ। तो जब आप वापस आओगे, अगर उसने आपको आके वापस वो टोकन पकड़ाया तो आप ये समझ जाओगे कि वो एंड तक गया था, यही कहोगे ना आप। सो दिस इज व्हाट योर कंपाइलर्स। बेसिकली जो मेन होता है, ये कौन रन करता है, ये कौन कॉल करता है, ये कंपाइलर्स कॉल करते हैं। जब ये कंपाइलर ने इसको कॉल किया तो वो क्रॉस चेक कर रहा है कि क्या आपका प्रोग्राम टिल एंड ऑफ द लाइन तक रन हुआ, क्या वो सक्सेसफुली रन हुआ। अगर वो सक्सेस के साथ रन होगा तो नेचुरली है वो ये 1 इस मेन को वापस पहुंचा देगा, यानी कि कंपाइलर के पास रिटर्न में क्या पहुंच जाएगा, जो भी आपने नंबर लिखा होगा वो उसके पास आ जाएगा। तो ये समझ जाएगा कि लास्ट टाइम आपका ये प्रोग्राम रन हो चुका था। अगर कहीं बीच में यहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, कोई लाइट चली जाए, कोई हार्डवेयर कोई एरर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस केस में वो कभी भी 1 नहीं रिटर्न कर पाएगा, क्योंकि वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो उस केस में वो ये समझ जाएगा कि लास्ट टाइम प्रोग्राम विद फेलियर रन हुआ था। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, क्लियर है अभी आर्ची? यस सर। मनिक? यस सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम कल करेंगे, इससे थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग में आएंगे। तो कल हम थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स पे भी निकलेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके।